सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक जागरूकता कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि 15 अगस्त 2022 को हम लोग भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारी आज़ादी मिली थी वो अंग्रेज़ों के 200 वर्षों की ग़ुलामी के बाद 15 अगस्त सन 1947 को हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली थी। यानी कि अब जब हम 15 अगस्त 2022 को अपना 75वां वर्षगांठ सेलिब्रेट करेंगे अपने स्वतंत्रता का, तो वो उसके उपलक्ष्य में हमारे भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया है, जो 2021 से चल रहा है। और ये दांडी महोत्सव से शुरू हुआ था। जब गांधी जी नमक कानून बनाया था, 12 मार्च से दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तब से हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य भारत सरकार का ये है कि हम लोगों को जागरूक करें कि जो हमारी आज़ादी मिली थी वो हमें किस प्रकार मिली थी, कितने लाखों कुर्बानियों के बाद मिली थी, कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दिया। और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ उसमें बहुत सारे किसान, मज़दूर और महिलाओं ने, भले हम कुछ महिलाओं का नाम लेते हैं, 2-4 महिलाओं को सभी लोग याद करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी महिलाएं अपने घर से बाहर निकलीं। चाहे भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, चाहे गांधी जी का आंदोलन, कोई भी आंदोलन, असहयोग आंदोलन रहा हो, दांडी यात्रा रही हो, उसमें महिलाओं ने कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया। तो उस आज़ादी को याद करने के लिए सभी जो भी पहलू हमारे आज़ादी से संबंधित है, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हो, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो, हमारा राष्ट्रगीत हो, हमारा राष्ट्रगान हो, हमारे राष्ट्रीय स्थल हो, सबके विषय में अपने नागरिकों को, अपने स्कूली बच्चों को जागरूकता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और ये हमारे आन बान शान का प्रतीक, ये तिरंगा आज हमें जिस रूप में देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर के हमें एक अपनी एकता का शक्ति या बल जो हमें प्रदान करता है, जैसे कि हमारे भारत की पहचान है। जब कहीं भी आप जाते हैं और अपने तिरंगे के साथ हैं, या मतलब कि हमारा तिरंगा कभी झुकने ना पाए, तो इस तरह से जो हमें एक पावर, हमें एक ताकत प्रदान करता है, ये तिरंगा आज जिस रूप में हमें दिखाई दे रहा है, इसका एक इतिहास है, एक इसके डेवलपमेंट का एक हिस्ट्री है जिसको हम जानेंगे। तो इस तिरंगे को सभी लोग पहचान रहे होंगे। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है झंडा फहराते हुए। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, जैसे आप सभी बच्चे अपने तिरंगे को फहराते हैं अपने 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई भी वोकेज़न हो, जैसे गांधी जयंती, किसी भी अवसर पे। और हर समय हम लोग अपने घर में भी अपने तिरंगों को रखते हैं, या फिर कोई भी ऐसा उत्सव जो राष्ट्रीय उत्सव होता है उस समय हम अपने तिरंगों को फहराते हैं। तो हम आज इधर देखेंगे कि भारत का ध्वज, इसका नाम है, जैसे नाम है तिरंगा, जैसे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा हम गाते हैं, तो इसका जो नाम है, राष्ट्रीय ध्वज का नाम है वो तिरंगा। और प्रयोग राष्ट्रीय ध्वज एवं चिन्ह के रूप में हम करते हैं। अनुपात है 3:2 का, अर्थात इसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। इसको अंगीकृत कब किया गया? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले, जैसे 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, तो हमने 22 जुलाई 1947 को अपना झंडा अंगीकृत कर लिया था। लेकिन ये झंडा जो जिस रूप में दिख रहा है वो उस रूप में नहीं था, मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। और जो इसकी अभिकल्पना करता थे, यानी जो जिनके माइंड में सबसे पहले हमारे तिरंगे की बात आई थी, वो पिंगली वेंकैया थे। यहाँ पे आपको पिंगली वेंकैया का फिगर दिख रहा होगा। ये हमारे पिंगली वेंकैया, ये हमारे जो झंडा के जो सबसे पहले कल्पना करने वाले थे कि हमारा झंडा होगा और वो किस रूप में होगा। तो झंडा शुरुआत में जो इस रूप में आप देख रहे हैं, इस रूप में नहीं था, वो इस रूप में था। जैसे ये आपको दिख रहा होगा हमारा जो पहला झंडा था वो इस रूप में था। उसमें 2 कलर, जो सबसे पहले वेंकैया जी ने गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखा था, वो रखा था 2 कलर का प्रस्ताव रखा था।
उस समय जब अंग्रेज़ थे तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जो भारत में रहने वाले थे वो सबसे ज़्यादा दो धर्म के लोग रहते थे, जैसे हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम धर्म का जो हमारा केसरिया रंग था, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा ये जो केसरिया रंग है ये हिंदू धर्म का प्रतीक होता था, और ये जो हरा है ये हमारे मुस्लिम धर्म का प्रतीक होता था। तो जब गांधी जी के सामने वेंकैया जी ने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा हमारे देश में और भी धर्म हैं। ये जब उस समय की बात हो रही है, अब हमारे झंडे का जो अर्थ है वो थोड़ा भिन्न है, लेकिन उस समय जो था वो इसी के परिप्रेक्ष्य में लाया गया था कि हम अपनी एकता को प्रदर्शित करें इस झंडे के माध्यम से। जब ये कलर दोनों एक साथ हम झंडे को लेके निकलेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलकर भारत को आज़ादी दिलाई थी और इसी झंडे के प्रतीक को लेके आज़ादी दिलाई थी। तो जो हमारा गांधी जी के प्रस्ताव पे फिर वाइट कलर को शामिल किया गया, यानी जो बीच में आपको सफ़ेद रंग दिख रहा है उसको शामिल किया गया, क्योंकि वो अन्य धर्मों को चिन्हित करता था, उनके प्रतीक के रूप में था। और उसके बीच में जो गांधी जी का चरखा था उसको लगाया गया था। ये देखिए बीच में आपको चरखा दिख रहा होगा, ये गांधी जी का चरखा जो शुरू में था, अभी आपको ये दिखेगा यहाँ देखिए तो अशोक स्तंभ है, लेकिन अशोक स्तंभ को कब शामिल किया गया था? जब 22 जुलाई 1947 को भारत के आज़ादी से पहले जब हम अपने झंडे को अंगीकृत किए थे तो बस हमारा एक चेंज हुआ था, अशोक स्तंभ से हमने अशोक चक्र को लगाया था बीच में, जिसमें 24 तीलियाँ हैं, जो हर समय मतलब अपने को कहता है कि आप निरंतर प्रगति करते रहें। तो बस एक परिवर्तन किया गया था, जो शुरू में हमारा फ्लैग था उसमें गांधी जी का चरखा हुआ करता था। और ये पिंगली वेंकैया जी हैं जिन्होंने झंडे की कल्पना की थी। तो जो हमारा आज का स्वरूप है, हमारे झंडे का स्वरूप है, वो इस प्रकार है। ठीक, तो हम जानते हैं कि हमारे झंडे का सम्मान, यानी जो हमारा झंडा है वो हमें हमारे जान से भी ज़्यादा प्यारा है। हम कहते हैं ना कि जान भले भी जाए लेकिन हमारा तिरंगा, हमारा सम्मान कभी मतलब झुकना नहीं चाहिए। हम अपने झंडे को कभी झुकाते नहीं हैं। हाँ, लेकिन जब कभी हमारे जैसे पीएम या फिर सीएम या कोई भी गणमान्य जो हमारे लीडर हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं, उनकी मृत्यु पे हम श्रद्धांजलि के रूप में अपने झंडे को झुकाते हैं। जैसे कि अभी जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके सम्मान में कहा गया है कि राष्ट्रीय शोक। तो ऐसे जब राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, कोई भी अपना जो सम्मानित होता है, हम इंटरनेशनल लीडर के लिए भी राष्ट्रीय सम्मान अपने झंडे को मतलब झुकाते हैं और राष्ट्रीय शोक मनाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं। ठीक, तो झंडे का सम्मान होना चाहिए। और झंडे के सम्मान में बहुत सारे जैसे कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जैसे किसी भी चीज़ के, आपके स्कूल के या फिर चुनाव के, कोई भी जो भी संस्थाएं होती हैं सबके कुछ ना कुछ नियम होते हैं। विद्यालय के नियम होते हैं कि आपको इतने बजे आना है, आपको ड्रेस में आना है। तो हमारे तिरंगे का भी हमारे तिरंगे के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट है जो इस प्रकार है। तो भारतीय कानून के अनुसार ध्वज को गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए। भारतीय झंडा संहिता यानी 2002 में हमारे जो अधिनियम लाए गए थे उसमें बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट लाए गए थे जो इस प्रकार है। यानी आप कभी भी झंडे को ज़मीन में स्पर्श नहीं करेंगे, यानी कभी आप ज़मीन पे नहीं फेंकेंगे, और उसको पानी के साथ, ज़मीन या पानी के साथ नहीं होना चाहिए। आपको ज़मीन पे, पानी में कहीं नहीं फेंकना है। उसको मेज़पोश के रूप में, जैसे कभी हम डेकोरेट करते हैं तो अपने टेबल पे कभी झंडे को डेकोरेट नहीं करेंगे, या मंच पे कभी ढका नहीं जा सकता, मूर्ति को नहीं ढका जा सकता है, और इसको पोशाक के रूप में नहीं पहना जा सकता। लेकिन 2004 को भारत सरकार ने इस संहिता में संशोधन किया और ध्वज को पोशाक या वर्दी के रूप में प्रयोग किए जाने की अनुमति दी। लेकिन आप उसे मतलब नीचे नहीं पहन सकते, कमर से नीचे नहीं कैरी कर सकते हैं, लेकिन आप ऊपर, जैसे आपने देखा होगा, जैसे अपने इंडिया के जो भी खिलाड़ी या कुछ जैसे ओलंपिक वगैरह होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि लोग अपने फ्लैग को लेकर के ओढ़ के आते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम उसको कभी कमर से नीचे नहीं ओढ़ते, हमेशा अपने पीठ से ऐसे ओढ़ते हैं।
तो उसको कहा गया, मतलब एक अनुमति दी गई, वो हमें दिखाता है, हमारे भारत के प्रतीक को दिखाता है कि हाँ ये जो प्लेयर है वो इंडिया का है, इंडिया ने जीता है। मतलब किसी भी आप भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कमर से नीचे नहीं कर सकते कभी भी फ्लैग को। मतलब उसके सम्मान में आपको हमेशा ऊपर पहनना, यानी वर्दी के रूप में पहन सकते हैं, वो भी सम्मानपूर्वक, लेकिन कमर से नीचे नहीं पहना जा सकता। राष्ट्रध्वज को तकिए के रूप या रुमाल के रूप में प्रयोग करने पर निषेध है। झंडे को जानबूझकर उल्टा रखा नहीं जा सकता, यानी हमेशा केसरिया रंग ऊपर रहता है। जब भी हमारा झंडा रहेगा उसमें केसरिया रंग हमेशा ऊपर रहेगा, और जो हमारा हरा रंग है वो हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी फ्लैग को उल्टा नहीं करना है। और किसी प्रकार के उस पे झंडे पे आप कोई चीज़, जैसे जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें अशोक चक्र है और ऊपर केसरिया रंग है, नीचे हरा रंग है, तो उसके अलावा आप कुछ भी झंडे पे नहीं लिखेंगे, ठीक। और कुछ और नियम हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालयों, महाविद्यालयों, खेल परिसरों, स्काउट शिविरों आदि में ध्वज को सम्मान की प्रेरणा देने के लिए फहराया जा सकता है। विद्यालयों में ध्वज आरोहण में निष्ठा की शपथ शामिल की गई है। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षिक संस्थान के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को आरोहण प्रदर्शन सभी दिनों और अवसरों, आयोजनों, अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान प्रतिष्ठा के अनुसारों पे किया जाता है। अर्थात हमारा जो झंडा है, यानी तिरंगा, हमारा फ्लैग जो है, इसको हम लोग झंडा फहराते हैं, जैसे आप 15 अगस्त पे फहराते हैं, या कभी भी आप हमेशा के लिए भी अपने झंडे को फहरा सकते हैं। लेकिन बीच में क्या था, पहले शुरू में ये था कि जो झंडा फहराया जाता था उसको सूर्यास्त, यानी जब सुबह होती थी तब फहराया जाता था, और शाम को उसको सम्मानपूर्वक पूरे सैल्यूट और बिगुल के साथ उतारा जाता था। लेकिन फिर एक थे, मतलब इंडियन नागरिक थे, उन्होंने रिट दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने मतलब मांग की कि जैसे बहुत कभी कभी हम बहुत रिकॉर्ड बनाते, बहुत ऊंचे झंडे फहराते हैं, बहुत लंबे लंबे, जैसे कभी आप रेलवे स्टेशन या फिर किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे आप देखेंगे तो बहुत ऊंचा झंडा फहराया जाता है। बहुत सारे, मतलब बहुत बिल्डिंग, मतलब कई फ्लोर से झंडे फहराए जाते हैं, बहुत लंबे लंबे झंडे फहराए जाते हैं, यानी ऊंचाई में। तो उसमें क्या होता है कि उसको रोज़ सूर्यास्त पे लगाना पूरे, मतलब उसके सम्मान के साथ, और शाम को उतारना, तो ये बहुत मुश्किल होता था। तो लोगों ने इस पे मतलब रिट दायर की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि नहीं, आप मतलब आप हमेशा के लिए फहरा सकते हैं, लेकिन उसको सम्मान सहित फहराइए। और झंडा जब कभी जैसे कि मैला हो गया या ख़राब हो गया तो उसको सम्मान सहित या तो जलाया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा, पूरे सम्मान सहित, ऐसे नहीं कि कहीं भी फेंक के जला दिए, और नहीं तो उसको ज़मीन में दफनाया जाता है। ऐसे हम कहीं भी उसको फेंकते नहीं हैं, ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में है, जो हमारे फ्लैग के कोड ऑफ कंडक्ट में है। तो हम अपने झंडे को सम्मान सहित उसका, हाँ, जैसे कि लास्ट में, जैसे अगर वो फ्लैग सही नहीं है या फिर जैसे झड़ गया, और फ्लैग जो हमारा होता है वो खादी वस्त्र से, खादी के कपड़े से बनाया जाता है, तो उसको सम्मान सहित उसको नष्ट किया जाता है, ना कि ऐसे फेंक दिया जाता है। तो ये हमारे जो कि कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो हमारे फ्लैग को ध्यान में रखना है। और जब भी हम अपना फ्लैग फहराएंगे, चाहे वो परेड में हो चाहे कहीं भी, तो उससे ऊंचा कोई दूसरा फ्लैग नहीं होना चाहिए, यानी जो राष्ट्रीय तिरंगा है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। जैसे कि कोई भी प्रतीक किसी धर्म का हुआ या किसी पार्टी का हुआ, कोई भी, मतलब अगर उसका प्रतीक है, उसका एक फ्लैग है, तो वो हमेशा जो हमारा झंडा होगा वो सबसे ऊपर होगा, उसकी ऊंचाई सबसे ऊपर होगी। आप अपने घरों में भी फहराएं, अपने घर में लगाएं, लेकिन उसको ध्यान रखिए कि आपको उल्टा नहीं रखना है, केसरिया हमेशा ऊपर होगा और जो ग्रीन होगा वो हमेशा नीचे होगा। आप अपनी गाड़ी में भी लगा सकते हैं, जैसे भारत सरकार ने सभी नागरिकों को फ्लैग फहराने का या रखने का अधिकार दिया, तो आप अपने जो आपकी गाड़ी है, जैसे बोनट आपने सुना होगा, उसके बीचों बीच लगाएंगे, या फिर बिल्कुल दाईं तरफ लगाया जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि फ्लैग के जो नियम हैं उस नियम का आपको कड़ाई से पालन करना है, अन्यथा मतलब इसके लिए आपको सज़ा का भी प्रावधान है भारत सरकार द्वारा।
तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और इस सज़ा को नहीं, आप अपनी निष्ठा से इसके जो भी हमारा फ्लैग है उसका सम्मान करेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे लिखा है किसी अन्य ध्वज, यानी अगर कोई भी ध्वज हो वो कभी भी तिरंगे से ऊपर नहीं होगा, हमेशा तिरंगे से नीचे होगा। इस ध्वज को भूमि, फर्श या पानी पे कहीं आपको नीचे नहीं रखना है। तो हम मतलब आज अपने तिरंगे के बारे में समझें और आप लोग सभी लोग अपने तिरंगे का सम्मान करेंगे। जिस आन बान शान से हमारा तिरंगा फहरा रहा है वो मतलब ऐसे हमेशा अपने आन बान शान के साथ फहराते रहे। और सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ ये मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।